इस साल का। जी चालू कर चुके हैं, बत्ती चालू है जी। आइए देखिए लास्ट एफएसटी का डिस्कशन करते हैं। आज है 4 तारीख 5 मई 7 मई को हम आपके साथ फिर से आएंगे 2023 के डिस्कशन के साथ। चलिए आइए। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल which produces 10 volt when current changes from 4 ampere to 2 ampere? बेटा फ्लक्स जो होता है phi proportional to I, phi equal to Li है ना, और L जो आता है बेटा, जो L आता है KKR, बेटा जो L होता है वो किस पे डिपेंड करता है? शेप ऑफ कॉइल, साइज ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। क्योंकि बेटा जो फ्लक्स है वो कब ज्यादा आएगा? जब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा आएगी। मैग्नेटिक फील्ड किस किस पे निर्भर करती है बेटा, बता दो जरा। बेटा मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है शेप पे, साइज पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे। और बेटा जितना नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, उतना फ्लक्स पर टर्न ज्यादा होगा। और लेकिन अगर कोई कहेगा फ्लक्स एन पे डिपेंड करता है या एन स्क्वायर पे, तो एन स्क्वायर पे, क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड में एन आएगा और एक फ्लक्स पर टर्न में जब एन आ गया तो इनटू टोटल जब फ्लक्स करेंगे एन टर्न से फ्लक्स निकालेंगे इनटू एन एक और आता है। तो जो बेटा सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट आता है दैट डिपेंड्स ऑन एन स्क्वायर, जैसे सोलेनॉइड के लिए वैल्यू होती है म्यू नॉट एन स्क्वायर एल, और यहां से माइनस डी फाई बाई डी टी, दैट इज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड अगर चेंज होगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस एल डी बाई डी टी। ये होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ गिवन है, चेंज इन करंट गिवन है, टाइम गिवन है, खाली और खाली एक अननोन है एल, और एक अननोन तो होना ही चाहिए। करंट में चेंज आया 10 मिली सेकेंड में 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये हो गया डी आई बाई डी टी, और ये एल, और ईएमएफ कितना निकल के आ रहा है बेटा 10 वोल्ट। यहां से क्या जाएगा 100 बाई 2 50 इंटू 10 की पावर माइनस 3 दैट इज 50 मिली हेनरी। अगला क्वेश्चन, फॉर एन इक्विलेटरल प्रिज्म इफ रिफ्रैक्टेड रे सफर्स मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री, मिनिमम डेविएशन उस तब होता है बेटा दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए सेम डेविएशन आता है लोकपाल, दो एंगल के लिए सेम डेविएशन आता है। डेविएशन का ग्राफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ इस तरीके का आता है, दो एंगल के लिए सेम डेविएशन आता है। जितना डेविएशन कम होगा वो दो एंगल उतना करीब करीब होते चले जाते हैं, उनके बीच का डिफरेंस कम हो जाता है, I1 और I2, और जो डेविएशन आता है वो आता है I1 प्लस I2 माइनस ए, ये होता है डेविएशन। और बेटा जो मिनिमम डेविएशन आता है उसमें I1 I2 बराबर हो जाते हैं, तो डेल एम हो जाता है 2i माइनस ए, आई हो जाता है a प्लस डेल एम बाई 2। अब a दे रखा है, डेल एम दे रखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास आ चुका है a प्लस डेल एम बाई 2, और उस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाता है a बाई 2, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाता है a बाई 2। लगाते हैं स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ लगाने पे मिल जाता है 1 इंटू साइन आई बराबर म्यू इंटू साइन ए बाई 2, और वहां से आता है म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। क्या आ जाता है? म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, और यहां से आप म्यू निकाल सकते हैं। ये आ गया है 60 प्लस 30 90 बाई 2 45, ए बाई 2 हो गया 30, बेटा 45 30 रूट 2 वाला आपको याद है 60 30 रूट 3। अगर 60 एंगल हो एक तरफ, दूसरी तरफ 30, तो म्यू रूट 3 आता है। अगर 45 30 हो तो रूट 2 आता है। नहीं तो अगर आपको रटा हुआ नहीं है तो आप 1 इंटू साइन 45 बराबर म्यू इंटू साइन 30 कर दीजिए, और यहां से क्या निकल के आ जाएगा? साइन 45 1 बाई रूट 2, ये 1 बाई 2 2 बाई रूट 2 आ जाएगा रूट 2, तो म्यू हो गया रूट 2, और एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी है बेटा, पी का पड़ोसी होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज 2 पाई। अगला क्वेश्चन कह रहे व्हाट वुड बी द इंटरनल एनर्जी ऑफ द डायटोमिक गैस हैविंग 2 मोल्स अंडर कांस्टेंट प्रेशर। बेटा कौन सा प्रोसेस है, किस प्रोसेस से गैस गुजर रही है उससे डिपेंड नहीं करती है इंटरनल एनर्जी।
इंटरनल एनर्जी केवल डिपेंड करती है उस टाइम टेम्परेचर कितना है। इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ, वो इस पे डिपेंड नहीं करती है कि गैस एडियाबैटिक प्रोसेस से गुजर रही है या आइसोबारिक से गुजर रही है या आइसोथर्मल से जा रही है। जो इंटरनल एनर्जी होती है, जो इंटरनल एनर्जी होती है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, दैट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और उसकी वैल्यू होती है F/2 nRT, F/2 nRT, F/2 nRT। क्या होती है बेटा इंटरनल एनर्जी? F/2 nRT। अच्छा, आज वैसे ना मेरा मन था, मैंने पहले क्वेश्चन डाला था, हटा दिया था। हटाया इसलिए था क्योंकि मेरे को उसके आने की उम्मीद कम थी। जो मैंने थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन पहले डाला था वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का था, वो वही क्वेश्चन था अप्रोक्सीमेटली जो कल मैंने कराया था। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हीट कैपेसिटी क्या होती है? सोनल सर हालांकि मेरे बगल में बैठे थे, जब मैंने क्वेश्चन वो हटा रहा था मैंने पूछा था कि आपने पढ़ा रखा? तो उन्होंने बताया पढ़ा तो रखा है ना, लेकिन इसके आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता, पीवी की पावर एक्स कांस्टेंट, तो बेटा इस केस में मोलर स्पेसिफिक हीट आती है CV माइनस R अपॉन X माइनस 1। बेटा ये ना आखिरी 10 साल में एक ही बार आया क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको हटा दिया था आज पेपर से। 2015 में आया था और 16 में भी एक पेपर में आया था, 2 बार आया सॉरी। तो बेटा CV माइनस R अपॉन X माइनस 1, बोलो CV माइनस R अपॉन, अगर कोई कहेगा पीवी क्यूब कांस्टेंट है तो x हो जाएगा 3, अगर कोई कहेगा पीवी क्यूब कांस्टेंट है तो x हो जाएगा 3, पीवी स्क्वायर कांस्टेंट है तो x हो जाएगा 2। CV ये हो जाएगा FR/2 माइनस R अपॉन X माइनस 1, अगर x 3 है तो 3 माइनस 1 आ जाएगा। इस तरीके से आप बड़े आराम से कर पाएंगे। कल जो मैंने कराया था उसमें पीवी क्यूब कांस्टेंट था, तो बेटा वो क्या हो गया 3R/2 माइनस R/2 R आ गया था। हालांकि जो मैंने क्वेश्चन हटाया था वो डायटोमिक गैस का था उसमें भी पीवी क्यूब। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा। अब बेटा यहां पर तो इंटरनल एनर्जी पूछिए, इंटरनल एनर्जी होती है F/2 nRT। मेरी इच्छा रहेगी कि कल आप लोग आए। मैंने सुबह क्लास ना रख के शाम में रखी है, उसके पीछे 2-3 कारण है कि दोपहर को, एक तो आपको जगाए रखना है कि आप दोपहर में कल भी ना सोएं, दूसरा कारण यह है कि मेरे को खुद भी प्रिपरेशन करनी है। मतलब ये जो क्लास होगी मेरी बहुत ज्यादा प्रिपरेशन के साथ होगी। आजकल जो क्लासेस हो रही हैं, अगर मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं बेटा, ये बहुत एफर्ट लेने के बाद क्लास होती है। ऐसा नहीं होता कि सो के उठते और आ जाते हैं क्लास ना। जितनी देर की क्लास है उससे ज्यादा टाइम स्पेंड करके आते हैं किताबों के साथ। आइए F/2 nRT। F कितना दे रखा है बेटा? डायटोमिक गैस है, 5/2 नंबर ऑफ मोल्स क्या जाएंगे 2RT, ये क्या बन जाएगा 5RT, और टेम्परेचर क्या दे रखा है 300 5 1500 R। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है ये बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा अगर आपको याद हो, ये क्वेश्चन बिल्कुल फ्रेम किया गया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको पहले कराया था, एक स्ट्रेट बार मैग्नेट थी, उसको हमने मोड़ दिया 60 डिग्री एंगल बना दिया, आर्क बना दी 60 डिग्री की। आर्क बना दी मैंने कितने डिग्री की? 60 डिग्री की आर्क बना दी। बेटा प्लीज ऐसा करें, आगे आ जाए, दीपक सुथार आगे आ जाए, मंसूर के बगल वाली गली में आ जाए। मंजूर इसको अपनी गली दिखाओ। हां, तो प्यारे बच्चों वाले उधर हो जाओ। शायद आपके बगल में बैठो, इधर जाओ जी। हाँ छोटू, निकलेश आप आगे आ जाओ, अबू शाहिद के बगल में बैठो आके जी। अब बेटा देखो मेरी बात सुनो, मैग्नेटिक मोमेंट पहले क्या था m, पहले क्या था बेटा, पहले जो लेंथ रही होगी वो π/3r रही होगी। अगर ये π/3 है तो पहले π/3r रही होगी, और अब क्या हो गई है, अगर ये 60 डिग्री है तो बड़े आराम से प्रूव कर दोगे ये भी 60 है और ये भी 60 है। अब जो लेंथ हो गई है, अब जो डिस्टेंस हो गया है पोल स्ट्रेंथ के बीच में वो r हो गया है, तो बेटा π/3r से r हो गया m इंटू l होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। l की वैल्यू 3/π टाइम्स हो गई है, मैग्नेटिक मोमेंट 3/π टाइम्स हो गया है।
मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ वही है, लेकिन जो एल है वो घट गया है। जो पाई बाय 3r था पहले स्ट्रेट, अब वो r रह गया है। अब बेटा कह रहे पाई बाय 2 से मोड़ दिए। बेटा ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पाई बाय 2r लेंथ है, ये कितनी लेंथ है? अब कह रहे पाई बाय 2 से मोड़ा। मैंने उसी क्वेश्चन को खाली दिया था, अगर आपने बहुत ध्यान से देखा हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मॉडिफाई करके खाली क्वेश्चन बनाया गया था। तो बेटा इस तरीके से बेटा ये जो आपका पेपर बनता है ना बेटा नीट का, उसमें 35 क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम किए जाते हैं। 35, ये रूल है। ये मेरा कोई जजमेंट नहीं है, ये उनका एक रूल है जिसको कोई भी, जब आप आपके एग्जाम हो जाएंगे, अगर आप पढ़ेंगे पेपर इस तरीके से जैसे मेरे नजरिए से कि कितने क्वेश्चन डिराइव्ड हैं पीवाईक्यू से, तो आप देख पाएंगे 35 क्वेश्चन हर साल डिराइव्ड मिलते हैं। कभी कभी जब नए बनाते तो वो भी बाई चांस मैच हो जाता है। अब इसके बाद जब उसको आपने घुमा दिया, अब ये लेंथ क्या है? पाई आर, क्योंकि पूरा होता है 2 पाई आर। तो पहले पाई आर लेंथ थी, अब क्या रह गई? 2r हो गई। पाई आर से लेंथ हो गई 2r, तो मैं कह सकता हूं 1 बाय पाई इंटू 2 बाय पाई टाइम्स हो गई लेंथ। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? पहले m था तो अब क्या हो जाएगा? 2m बाय पाई। अगर समझ में आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो मैं पहले बोलूंगा पहले क्या था? m इंटू पाई आर, जिसकी वैल्यू दे रखी थी मैग्नेटिक मोमेंट m। अब क्या हो गया? मैग्नेटिक मोमेंट मान लो m डैश हो गया, और वो क्या हो गया? m इंटू 2r। आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। जो आपको पसंद आए वो तरीका फॉलो कर लें। पहले लेंथ थी पाई आर, पहले जो डिस्टेंस था बच्चों वो क्या था? पाई आर था। पहले डिस्टेंस क्या था? पाई आर। अब डिस्टेंस क्या हो गया? पोल स्ट्रेंथ के बीच में, कोनों के बीच में डिस्टेंस क्या आ गया? 2r आ गया। तो पहले m इंटू पाई आर था मैग्नेटिक मोमेंट, m डैश हो गया m इंटू 2r। अब डिवाइड कर दीजिए, m बाय m डैश या m डैश बाय m क्या आ जाएगा? m डैश बाय m आ जाएगा 2 बाय पाई, m डैश हो जाएगा 2 बाय पाई m। क्या तो समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन ऐसे तो डाला नहीं गया है, एक्सक्लूडिंग अ फ्यू, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 वो ऐसे ही डाला। बाकी सारे क्वेश्चन इस तरीके से डाले गए हैं कि आखिरी में आपको सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सेट दिया गया जी। ये 4 ओम है। ओ ये तो रह गया, आई एल क्रॉस बी। बेटा जब भी अगर एक टेढ़ी मेढ़ी वायर किसी भी शेप की अगर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी होती है, तो उस पे जो बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो फोर्स क्या आता है? आई एल क्रॉस बी। और एल वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है? इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने वाला लेंथ वेक्टर, आई एल क्रॉस बी। यहां से एल वेक्टर पता लग गया, आई एल क्रॉस बी से आप क्या निकाल लेंगे? बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे फोर्स क्या आएगा। ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, और इनके बीच में पोटेंशियल ड्रॉप पूछा है। यहां पे 12 वोल्ट का पोटेंशियल। अच्छा वाला क्वेश्चन हो जाएगा वो आई एल क्रॉस बी वाला। एल वेक्टर क्या हो जाएगा? 2r लेंथ का। कितनी लेंथ का हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड किधर को दे रखी है? अंदर को। तो आई एल क्रॉस बी फोर्स किधर को आ जाएगा? ऊपर को। कह दीजिए आ गया। एल वेक्टर होता है पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, पहला क्रॉस दूसरा, पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, पहला क्रॉस दूसरा, आई एल क्रॉस बी। अब बेटा अगर ये 12 वोल्ट की बैटरिया है, यहां 0 वोल्ट मान लीजिए, तो यहां 12 वोल्ट हो जाएगा, करंट आ जाएगा 2 एम्पियर। कैसे? 12 बाय 6, 2 एम्पियर। पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस क्या आएगा? आई आर 2 इंटू 2 4, तो ये 4 वोल्ट हो जाएगा। और यहां पे क्या आ जाएगा? आई आर 2 इंटू 4 8 वोल्ट। तो इनमें पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ गया? 4 वोल्ट। जीरो कहीं पर भी माना जा सकता है। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे वीपी माइनस वी क्यू पूछा है। अच्छा मेरे को लगा पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो वीपी माइनस वी क्यू क्या आ गया बेटा? 4 माइनस 8, वो आपको दिख रहा होगा, -4 आ गया आंसर की बेटा। जी इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, कह रहे 50 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है 2 मीटर में,
व्हाट विल बी दी पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस दी वायर? पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? 50 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है 2 मीटर में, 25 वोल्ट पर मीटर। अब ऐसा तो आंसर दिख ही नहीं रहा था, तो पर सेंटीमीटर में निकालना है। ये तो 100 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा? मीटर को सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर 0.25 वोल्ट पर सेंटीमीटर। बेटा कुछ लोग पेपर में पता है कैसी कंडीशन में, कैसी मेंटल स्टेट से जाते हैं, वो ऐसी मेंटल स्टेट से बच्चे जाते हैं कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रहती है पेपर में वो ये रहती है पोटेंशियल ग्रेडियंट देखते ही क्वेश्चन छोड़ दिया, पोटेंशियोमीटर देखते ही क्वेश्चन छोड़ दिया। ऐसा ना करें, आपका चैप्टर ना भी तैयार होना, आप क्वेश्चन पढ़े। और बेटा देखो जो लोग लगातार क्लास आए, बस मैं तो आपको ना, जो नहीं भी आए हैं वो भी आपने कुछ ना कुछ हाथ पैर तो मारे ही होंगे प्रोबेबली। आप लोग एक बात ध्यान देना, मैं बस जो सबसे इंपॉर्टेंट जो निष्कर्ष है ना, जो हम ये पीवाईक्यूज आपको जो आखिरी हफ्ते में भी पीवाईक्यूज रिवाइज कराए हैं, और कल भले मैं आपको जो मैं फिजिक्स इन वन शॉट दे रहा हूँ तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं फिजिक्स इन वन शॉट, नहीं, मैं कल भी वही जो लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू हैं इनडायरेक्टली वही बोल रहा हूँ, बस थ्योरी के साथ साथ बोल रहा हूँ। मैं बस आपको ना एक बात ये कहना चाहता हूं, पीवाईक्यू से ना आपको एक निष्कर्ष ना जो अगर आपको याद रख के जाना है ना मन में, वो निष्कर्ष खाली एक है, 5 से ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता। जब कोई कहता है टफेस्ट पेपर है, हो सकता है आपकी तैयारी कम है, आपके लिए 10 मुश्किल क्वेश्चन होंगे, 35 आपके लिए भी करने लायक हो। मैं बस आपको ये कह रहा हूं, अपने मन में अगर ये भरोसे के साथ जाएंगे तो जीत के आ जाएंगे। और दूसरी चीज जो आपको पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए, जो एंजाइटी है ना, वो केवल पेपर से पहले या पेपर स्टार्ट होने के 15 मिनट बाद तक, बस उसके बाद आप पेपर में नॉर्मल हो चुके होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आलस कल भी आएगा पेपर करते हुए, लेकिन कल आपके अगर वो 3 घंटे 20 मिनट ना, अगर आपके साल के बेस्ट 3 घंटे 20 मिनट हो तो वो कमाल हो जाएगा। आप मेरी बात ये बहुत ध्यान से समझिएगा कि वो जो 3 घंटे 20 मिनट है वो सबसे कमाल 3 घंटे 20 मिनट होने चाहिए। उसमें 1 मिनट भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को ऐसा लग रहा हो कि मैं इसे तेज कर सकता हूं। पूरी फुल स्पीड से करना है, सेंसेस में रह के करना है, और जब ओएमआर फिल करनी तो बहुत ध्यान से करनी है। क्वेश्चन छोड़ना है तो क्रॉस मार के छोड़ना है, ताकि जब आप बबलिंग कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि आपने पढ़ा 3 4 1 3 1, तो बेटा जो छूटा हुआ है आपने वहां पे भी गोला भर दिया, बस गड़बड़ हो जाएगी। ये दीपक बैठे हुए हैं 1 साल खाली तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन तो पिछली बार हो गया था, हो इस बार भी जाएगा 650 प्लस आ, पर सिलेक्शन तो पिछली बार हो गया था, बैठा तो भी फालतू में, ओएमआर गलत भरी। बहुत सारे बच्चे ओएमआर गलत भरते हैं, आप थोड़ा सा सेंसेस में जाना। अगर एग्जामिनर, वैसे हमने कोशिश करी है कि एक बात कम्युनिकेट करने की कि कोई परेशानी ना हो, लेकिन पूरे तरीके से नहीं कर पाए क्योंकि पूरा टाइम तो आपके साथ ही इन्वॉल्व है लास्ट टाइम में। अगर एग्जामिनर अगर आपको कहे कि लिखना अलाउड नहीं, तो उसको कहना कि सर मेरे को बहुत अच्छे से मालूम है, मैंने पिछले साल भी पेपर दिए थे, खाली सीबीएसई में रूल होता है, देखो लिखा हुआ इसमें स्पेस फॉर रफ वर्क, इसमें बुकलेट पे लिखना अलाउड होता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, प्यार से बात करना, घड़ी ना हो तो बोलना कि घड़ी लगा दे वहां पे, ऐसा ना हो कि आपको टाइम का पता ही नहीं लग रहा। अगर घड़ी चल ना रही हो तो आपको उसको टोक के बता देना कि घड़ी चलनी चाहिए। मतलब ये बहुत नॉर्मल सी बातें हैं, लेकिन इस चक्कर में आपके लिए प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ जाती है। आपको वहां पे बहुत कूलली, बहुत प्यार से बात करनी है एग्जामिनर से, क्योंकि बेटा वो आपके लिए तरस नहीं खाएगा कि अगर आप बेवकूफी करेंगे तो आप बेवकूफ है। तो 3 घंटा 20 मिनट जान लगा के आ जाना पूरी। आप बस ये मत सोचना कि मेरे को क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, एक बार बढ़ जाओ, वो वाओ क्वेश्चन है, याद रखना। अगर आपकी स्ट्रैटेजी रेडी है तो आप परेशान होकर ना जाए पेपर में। और पेपर में जो भी पेपर आने वाला है बेटा, बस ये बता रहा हूं आपको, आप पेपर हम लोगों ने सेट किया, आप ये मान के जाओ, और हमने ऐसे सेट किया ताकि आपके नंबर आए, बिल्कुल ईमानदारी से। अरे सिलेबस पूरा कराया ना यार, पेपर उसमें से ही आएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कह रहे जी। 6 6 12 12 12 का क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 और 3 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 6 और 3 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बेटा 6 ऊपर बन रहा है बेटा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज अगले क्वेश्चन में 6 6 12 12 12 का वापस से आर का r/2, 6 और 3 का क्या होता है? इक्विवेलेंट 2 होता है। 6 और 3 का इक्विवेलेंट क्या होता है?
2 होता है। अगला क्वेश्चन कह रहे एक रिवर है 4 माइल्स वाइड है, 2 माइल्स पर आवर पे फ्लो कर रही है, मिनिमम टाइम कितना लगेगा रिवर क्रॉस करने में? बेटा मैंने आपको बताया था 2 ही क्वेश्चन होते हैं। कह देगा आदमी स्विम कर सकता है, बेटा कह देगा निशा भट्ट कह देगा आदमी स्विम कर सकता है स्टिल वाटर में यू से, रिवर फ्लो कर रही है वी से। अगर मिनिमम डिस्टेंस में क्रॉस करनी है तो वो यू से कुछ इधर जाने की कोशिश करेगा, वी रिवर उसको इधर ले जाएगी और नेट वेलोसिटी इधर हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो से कुछ वो थीटा एंगल पे हेड करेगा, जाने की कोशिश करेगा, जा नहीं पाएगा, कोशिश करेगा। और अगर उसको मिनिमम टाइम में क्रॉस करनी है तो वो यू से इधर जाने की कोशिश करेगा, वी इधर रिवर बहा के ले जाएगी, कुछ ड्रिफ्ट आ जाएगी। और मिनिमम टाइम जो लगता है बेटा वो लगता है डी बाय यू। और उस टाइम में जो ड्रिफ्ट आ जाती है, जो ड्रिफ्ट आ जाती है बेटा वो कितनी आ जाती है? वो आ जाती है यू वी इंटू टी मिनिमम। एक सेकंड में इधर को वी जाएगा तो टी टाइम में वी टी, वी डी बाय यू, ये ड्रिफ्ट आ गई। और अगर उसको जाना है स्ट्रेट मिनिमम डिस्टेंस फॉलो करते हुए ऐसे जाना है तो वो जाने की कोशिश इधर करेगा यू से, वी रिवर इधर ले जाएगी और नेट वेलोसिटी आगे हो जाएगी। बोलो आगे। मुस्कान खातून समझ में आ गया? बेटा आप वहां से उठो, सौम्य के बगल में आके बैठो, आप भी वहां से उठो, वहां आके बैठो फटाक से। बेटा आप लोग भी वहां से हट जाओ ना, बहुत ज्यादा मैं आगे आ जा रहा हूं ना, ये चल जा रहे हैं। ठीक है बैठे रहो। मतलब आइए तो बेटा 4 माइल्स की है और 1 माइल पर आवर से जा रहा है, 1 सेकंड में 1 माइल ट्रेवल करेगा, 4 घंटे में 4 माइल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। कह दो आ गया समझ में यार? कोई दिक्कत की बात? निष्ठा नहीं समझ में? आ गया समझ। बेटा मैं फिर से बता दे रहा हूं, मिनिमम डिस्टेंस अगर मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो वो हेड इधर को करेगा और चला इधर जाएगा। और मिनिमम डिस्टेंस के लिए करना है तो यू से इधर जाने की कोशिश करेगा, वी रिवर इधर जाएगी, जाएगा इधर को, अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर से जाएगा। और कितने टाइम में क्रॉस कर लेगा? अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला केस है, बेटा मैं अगर आखिरी पेपर को सॉल्व कराते हुए भी अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख रहा हूं, बांट ही दो यार, आप बांटते हुए चले जाओ। आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में मतलब कुछ नहीं, बस ऐसे ही बांट रहे हैं यार। मैं जानता हूं इस चीज की कोई खास वैल्यू नहीं, वो बस कल ऐसे ही बस मूड किए बांट देते हैं। आइए देखिए जी, हाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बेटा देखो मेरे को ना ये ना मेरे को उम्मीद है कि इन दोनों में से कोई एक वैरायटी पे क्वेश्चन आने वाला है, इसीलिए मैं आखिरी टाइम में भी इसका पूरी थ्योरी लिख दी आपके सामने। अगर कोई कहेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्रॉस करनी है तो उसको हेड कुछ इधर को करना पड़ेगा। अगर ईस्ट में रिवर फ्लो करी तो नॉर्थ से कुछ वेस्ट डायरेक्शन में हेड करना पड़ेगा। तो यू से इधर जाना चाहेगा, वी रिवर इधर लेगी, वेलोसिटी कितनी से वो क्रॉस करेगा? अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर से। और कितने एंगल पे हेड करना पड़ेगा? नॉर्थ से साइन थीटा इक्वल टू वी बाई यू, साइन थीटा इक्वल टू वी बाई यू पे उसको हेड करना होगा, हेड करना होगा कुछ इधर को। और अगर मिनिमम टाइम में जाना है तो वो इधर को हेड करेगा, आगे को सबसे ज्यादा जाएगा, रिवर इधर को फ्लो करके ले जाएगी, उससे मतलब नहीं है, आगे को सबसे ज्यादा जाएगा यू, है ना। तो डी बाई यू टाइम लगेगा और उतने टाइम में रिवर कुछ बहा के ले जाएगी, जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट, है ना जी। इसके बाद ये नैंड है और नैंड के आगे नॉट लगाए तो नॉट नॉट कैंसिल हो जाएंगे। क्या बकवास कर रखी है? ये ए है, ये बी है, तो यहां से तो ए आ गया, तो ए प्लस समथिंग आना है क्योंकि ये और गेट है। अब ये ए बी आ गया तो ए प्लस ए बी बनना, और ए प्लस ए बी किस ऑप्शन में? किसी में भी नहीं है, नन में मतलब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 12th क्या हो गया? 11th वाले में कोई दिक्कत आई क्या? ट्रुथ टेबल ए के साथ मैच हो रही है,
ए प्लस ओ, आई एम सॉरी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ए प्लस ए बी आ रहा है, ए कॉमन ले लीजिए, वन प्लस बी, और वन प्लस बी तो क्या बन जाएगा, वन प्लस बी तो वन ही बन जाएगा, तो ये बन गया ए प्लस ए बी, ए कॉमन ले लीजिए, बन जाएगा वन प्लस बी, और वन प्लस बी क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा, वन में तो कुछ भी ऐड करोगे तो वन ही आएगा, तो आंसर क्या बन गया, ए। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, तो आंसर आ गया ए, आंसर क्या आ गया, ए, सॉरी। वन में तो कुछ भी जोड़ोगे तो वन रहेगा ना, ऑन हो गया ना जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो गया बेटा, जरा जल्दी बताइए। रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस है, फॉरवर्ड बायस है। अरे चॉकलेट को इधर ऐसे 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 नजर घूमती जा रही है, बगेरिया इधर देख, अरे पहले इसको चॉकलेट इसके मुंह पे मारो बगेरिया के, हाँ इसको दे दो पहले चॉकलेट, हाँ जी, हाँ। अरे भैया रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस आइडियल डायोड इनफिनाइट रेजिस्टेंस, नहीं आया समझ में, ये वाला नहीं आया क्या समझ में बेटा, ये ए आ रहा है ना, और यहां से ए बी आ रहा है, तो ए प्लस ए बी हो गया, ए कॉमन ले लो, वन प्लस बी हो गया, वन प्लस बी को क्या बोलोगे, वन प्लस जीरो, अगर बी जीरो हो तो भी वन, वन प्लस वन तो भी वन, तो बेटा ए प्लस ए बी बन जाएगा ए। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आ गया, 0 एम्पियर। अगला क्वेश्चन, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ स्फेरिकल ड्रॉप of water is 10 times that of another drop, then ratio of their respective radii, बेटा प्लीज वो बगल वाला बटन ऑन कर दे, कूलर के बगल वाला जी, हाँ जी, हेलो उत्कर्ष, बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं एक्सेस प्रेशर अगर 10 टाइम्स है तो रेडियस 1/10 रहा होगा, कह दो आ गया यार, तो बेटा रेडियस 1/10 का मतलब रेशियो क्या आ गया, 0.1। अगला 3 कूलाम चार्ज का मतलब क्या, प्लस कूलाम का, प्लस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन छीने गए हैं, इलेक्ट्रॉन नोच के निकाले गए हैं, कितने निकाले गए हैं, 3 इक्वल टू एन ई कर दो, 3 इक्वल टू एन ई कर दो, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, उधर जाके 10 की पावर 19 हो जाएगा, 3 अपॉन 1.6, मैं जानता हूं ये 2 नहीं है, 1.6 का 2 टाइम्स 3.2 तो 2 से थोड़ा सा कम आएगा, 2 इंटू 10 की पावर 19 का सबसे करीबी मामला है, जो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ, क्योंकि रिमूव्ड पॉजिटिव चार्ज तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, जी क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहे हैं बेटा, वन मीटर पर सेकेंड जो है वो वेलोसिटी है, यहां पे 0.15 मीटर नीचे क्या वेलोसिटी हो जाएगी, 0.15 मीटर नीचे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s से निकाल लेंगे वेलोसिटी, तो यहां पर वेलोसिटी जब वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s से निकालेंगे वेलोसिटी डबल हो गई, तो पूछ रहे हैं एरिया क्या हो जाएगा, अगर वेलोसिटी डबल तो एरिया हाफ, a1v1 इक्वल टू a2v2। अगला सेम लेवल तक पानी भरा है तो प्रेशर जो होता है वो कंटेनर की शेप पे डिपेंड करता ही नहीं है, px और py दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। A positive charge particle when released from rest will keep on moving along electric field line, सही गलत, सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है लगभग ये फिजिक्स का, प्लस क्यू माइनस क्यू, बेटा असल में होता क्या है, स्कूल में कई बार कह देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द ट्रेजेक्टरी ऑफ टेस्ट चार्ज, ये गलत स्टेटमेंट है बेटा, देखो मेरी बात सुनो, चार्ज एक वो फिजिकल क्वांटिटी है जो मास के बगैर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, चार्ज एक वो फिजिकल क्वांटिटी है जो मास के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो अगर ऐसी फील्ड लाइन है, यहां से चार्ज को छोड़ा तो जब ये यहां तक जाएगा वेलोसिटी गेन कर लेगा, अब इसका डायरेक्शन भले पलट गया,
इनर्शिया के कारण थोड़ा आगे जाके मुड़ेगा, उसी टाइम नहीं मुड़ जाएगा। चार्ज एक वो फिजिकल क्वांटिटी है जो बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकती। मास है तो इनर्शिया है, मास है तो कह दो। आ गया समझ में भाई? कोई दिक्कत की बात? तो कुछ हवा ठंडी हुई, ये पानी ऑन करना हो गई। आप चाहो तो इसको ऊपर कर दो ना, नहीं तो मुंह पे मारता रहेगा लगातार हवा। अच्छा लग रहा है जी। लेकिन अगर कोई कहेगा कि चार्ज में मूव अलोंग फील्ड लाइन इफ रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, तो आंसर होगा यस। आंसर क्या होगा? कौसर। कौसर ये नहीं है रहनुमा, कौसर। इधर देखो, अरे भाई इधर मन लगा लो। अब यहां पे प्लस चार्ज को छोड़ा, अगर स्ट्रेट फील्ड लाइंस है तो भैया डायरेक्शन पलट ही नहीं रही, अब तो वो फील्ड लाइन के अलोंग ही चलेगा। लेकिन चलेगा ही चलेगा फील्ड के अलोंग इफ रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो ये बात सही तभी होगी बेटा जब फील्ड लाइन स्ट्रेट होंगी। इफ फील्ड लाइंस आर कर्व्ड तो ये बात सही नहीं होती है। तो बेटा विल ऑलवेज मूव नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये तो बहुत ही बकवास है। मे मूव अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यस। विल रिमेन एट रेस्ट, बकवास। अगर अच्छा विल रिमेन एट रेस्ट किस फील्ड लाइंस के लिए ट्रू होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए। इफ अ चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, इट विल रिमेन एट रेस्ट, क्योंकि क्यू वी क्रॉस बी, जब वेलोसिटी होती है तभी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स आता है। बेटा कह दो आगे। हेलो निक्कर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बेटा अब सोचो, अगर हमने एक पहिए को घुमा दिया, उसमें एक स्पोक में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो होता है हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। कितने स्पोक्स हैं इस पे डिपेंड नहीं करता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो हमेशा हाफ बी एल स्क्वायर बाय ओमेगा ही रहता है। अगले क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड पूछा है, आंखें निकाल लो उसकी जिसको ये पढ़ने में ना आए कि एम्पलीट्यूड 4 है। और टी का पड़ोसी क्या होता है? 2 पाई एफ। तो फ्रीक्वेंसी बन जा रही है 1, और 1 बाय फ्रीक्वेंसी होता है टाइम पीरियड, जो कि आ गया 1। टाइम पीरियड भी क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। जी क्या हो गया? कोई दिक्कत हो गई क्या? अगला क्वेश्चन बेटा, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होती है? 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। एन क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। जितनी वॉल्यूम ज्यादा होगी उतनी मीन फ्री पाथ ज्यादा, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा उतनी मीन फ्री पाथ कम। टक्कर कब जल्दी जल्दी होगी? जब भीड़ ज्यादा होगी। टक्कर तब जल्दी जल्दी होगी जब मोटे मोटे पार्टिकल्स होंगे। जब छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जर्र से निकल जाएंगे, जगह खाली ज्यादा बच जाएगी। पर अगर मोटी मोटी जनता है तो बेटा वहां पर क्या होगा कि भाई जो टक्कर होने की पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। क्या ये बात समझ में आ रही? निष्ठा नहीं आ रही है? निक्कर बेटा मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन बराबर है तो लेमडा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर है। जितना डायामीटर कम होगा उतनी मीन फ्री पाथ ज्यादा होगी। जितना डायामीटर कम होगा, जितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे उतनी मीन फ्री पाथ ज्यादा होगी। 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन 1/√2। तो डी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक का 3r का r है, तो मीन फ्री पाथ का रेशियो क्या आ जाएगा? 1/3r स्क्वायर, r स्क्वायर बाय 3r स्क्वायर 1/9। अगला क्वेश्चन, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम तो वही है। कह रहे हैं भैया 3 रेजिस्टेंस है, 10 10 10, एक 30 है। बताओ उसके पैरेलल में क्या लगा दें ताकि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाए? सारे ऊपर करो, सारे ऊपर करो। अरे नहीं यार, आखिरी दिन मजा नहीं लेना भाई, मेरे को कोई स्यापा नहीं चाहिए। हाँ जब पेपर हो जाएगा एक दिन स्पेशल क्लास लगाएंगे और इसको चिढ़ाएंगे। जी अच्छा बस बस, अच्छा चलिए आइए देखिए बेटा, यहां पर अगला क्वेश्चन है बेटा 30 के साथ क्या पैरेलल में लगाए ताकि बैलेंस हो जाए। अगर बेटा 3 10 है तो चौथा भी 10 होना चाहिए, R1/R2 R3/R4 के लिए। 30 और 30/2 का 30/3 तभी 10 बनेगा।
तो 30 के साथ पैरेलल में क्या लगाएंगे 30/2 दैट इज 15। कह रहे स्प्रिंग मास सिस्टम को ले गए मून पे, स्प्रिंग मास सिस्टम को ले गए मून पे, टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं है, 2π√m/k होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई कहेगा भैया घड़ी बनाई गई है स्प्रिंग मास सिस्टम से, मून पे ले गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल पेंडुलम से बनाई है, मून पे ले गए तो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि G/6 हो जाएगा, हल्के चलेगी। अब घड़ी mg ज्यादा था, जल्दी जल्दी भगा रहा था, अब क्या हो गया, g कम हो गया, नीचे को लाने वाला फोर्स कम आ गया, हल्के आएगी, वेलोसिटी कम गेन कर पाएगी, हल्के हल्के चलेगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, घड़ी स्लो हो जाएगी, घड़ी विल लूज टाइम, घड़ी विल, ऐसी जगह ले गए जहां पर g बढ़ गया तो वहां पर क्या हो जाएगा, घड़ी विल गेन टाइम। क्या हो जाएगा, घड़ी विल गेन टाइम। अगला क्वेश्चन रेडियस ऑफ गायरेशन होलोस्फीयर का बताना है ना, अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस, टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट बताना है। 2/3mr² प्लस mr², 5/3mr², और उसको हम कर देंगे mk², उसको हम किसके बराबर कर देंगे, mk² के बराबर। k क्या आ जाएगा, √5/3r, क्या बन जाएगा, √5/3r। लिक्विड डिप्रेसेस इन अ कैपिलरी व्हेन एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट इज ऑप्शन 4। कल ही बताया था 90 होता है तो ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, नाइदर डिप्रेसेस नॉर राइजेस। जब 90, जब एक्यूट होगा तो ऊपर को फोर्स आएगा, पानी ऊपर चढ़ जाता है, और जब ऑब्ट्यूस होगा तो क्या होगा, नीचे का फोर्स होगा, पानी नीचे आ जाता है। डिप्रेसेस व्हेन एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑब्ट्यूस। अगर यही क्वेश्चन आ जाता एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स की टर्म्स में, बेटा एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस कब होता है, जब कोहेसिव फोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं, जब कोहेसिव फोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं, जब कोहेसिव फोर्सेस बाय √2 इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स होता है। इस टाइम एंगल ऑफ कांटेक्ट आता है ऑब्ट्यूस, इस टाइम एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या आता है, ऑब्ट्यूस आता है। और अगर एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स बाय √2 से ज्यादा होते हैं, एडहेसिव फोर्स अगर ज्यादा होंगे तो दूसरे से चिपकने की टेंडेंसी ज्यादा है, जब दूसरे से तो एक्यूट एंगल आता है। और अगर दोनों बराबर होंगे तो बेटा क्या आता है, 90 डिग्री आता है। इस केस में राइट 90 डिग्री एंगल ऑफ कांटेक्ट आता है। और अगर अब देखो, एक में कोहेसिव फोर्स ज्यादा तो ऑब्ट्यूस एंगल, एक में एडहेसिव फोर्स ज्यादा तो एक्यूट एंगल, एक में दोनों बराबर हैं तो 90 डिग्री। याद कैसे रखेंगे बेटा, √2 किसके नीचे आ रहा है, बेटा बच्चे को तो पापा उठाते हैं, अगर मैं सहज और मेहर जा रहे हैं तो बेटा मेहर को कौन उठाएगा, मैं उठाऊंगा। ए छोटा होता है, बी बड़ा होता है, सी और बड़ा होता है, बेटा बच्चे को तो पापा ही उठाते हैं। ठीक है, चलिए आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं कहानी में। कह रहे एन ड्रॉप्स मिलके एक ड्रॉप बन गई है। पहले टर्मिनल वेलोसिटी 4 थी, बाद में 16 हो गई है। टर्मिनल वेलोसिटी r² पे डिपेंड करती है। टर्मिनल वेलोसिटी r² पे डिपेंड करती है। टर्मिनल वेलोसिटी होती है 2/9r² d माइनस रो g/eta। अब बेटा सोचो रेडियस को क्या किया होगा कि टर्मिनल वेलोसिटी जो गई 4 टाइम्स हो गई है। 4 टाइम्स का मतलब क्या है, रेडियस डबल हो गया होगा। रेडियस डबल करने के लिए कितनी ड्रॉप्स मिली होंगी, 8 ड्रॉप्स। जब 8 ड्रॉप्स मिलेंगी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम जो हो जाएगी 8 टाइम्स हो जाएगी, और वॉल्यूम 8 टाइम्स करने के लिए रेडियस तो डबल होगा, 4/3πr³। जब 2r का क्यूब आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 8r³। कह दो आ गया भाई समझ में। सत्या पटेल को समझ में नहीं आया, आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन 26वां कह रहे हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड निकर शमीम, अरे छोटा शमीम का है, चलो कोई बात। जी कह रहे हैं बेटा, कह रहे हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ सर्टेन प्लेस हैज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 3 और टोटल मैग्नेटिक फील्ड है 5। प्लीज सुन लीजिए, टोटल मैग्नेटिक फील्ड है 5।
तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप क्या आ जाएगा tan थीटा क्या आ जाएगा 4/3, थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट कैसे बढ़ता है बेटा, जैसे म्यू नॉट एन स्क्वायर एल होता है, क्या होता है बेटा म्यू नॉट एन स्क्वायर एल, अगर रॉड डाल देंगे तो म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर एल आ जाएगा, रॉड डालने से बढ़ जाएगा, करंट को बढ़ाने घटाने से सेल्फ इंडक्टेंस चेंज नहीं होता है, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाने से बढ़ता है सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट, और अगर रॉड इंसर्ट कर देंगे तो म्यू नॉट एन स्क्वायर एल से क्या हो जाता है म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर एल, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर एल आ जाए। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2 मीटर स्क्वायर एरिया है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कह रहे हैं फोर्स एक्सर्टेड कितना होगा बेटा, 2 मीटर स्क्वायर एरिया है तो बेटा 2 इंटू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और बेटा जो इंटेंसिटी आ रही है बेटा पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे वो 18 आ रही है, 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा अब यहां पर रिफ्लेक्ट तो होना नहीं है, तो कितनी एनर्जी आ रही है I इंटू ए, तो 36 इंटू 10 की पावर 4 ये एनर्जी आ रही है बाय सी, आई ए बाय सी। बेटा जब नॉन रिफ्लेक्टिंग है तो फोर्स आता है आई ए बाय सी, जब रिफ्लेक्टिंग होता है तो आता है 2IA बाय सी, तो क्या आता है वैल्यू तो निकाल ही लेंगे। आंसर क्या रहा है 12 इंटू 10 की पावर -4 आ जा रहा है, साइन थीटा सी 1/म्यू। अगला क्वेश्चन थीटा सी क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/म्यू, दैट इज साइन इनवर्स 3/4। ये कर पाए थे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 241 फ्रिंजेस बन रही थी, पूरे सेटअप को डाल दिया पानी में, अब कितनी फ्रिंजेस बनेंगी, ज्यादा बनेंगी। अब बेटा देखो मेरी बात सुनो, पहले फ्रिंज विड्थ मान लो बीटा थी, 241 फ्रिंजेस बन रही थी, मतलब इतनी बड़ी स्क्रीन रही होगी 241 इंटू बीटा, अब बीटा अपॉन म्यू हो जाएगी फ्रिंज विड्थ, अब नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या बन जाएंगी इंटू एन, बेटा n1 बीटा 1 इक्वल टू n2 बीटा 2, पहले बड़ी बड़ी फ्रिंजेस थी 241 आती, अब छोटी छोटी 3/4 हो गई, तो फ्रिंजेस कितनी आ जाएंगी n1 बीटा 1, जो स्केल है जितनी बड़ी स्क्रीन है बेटा, पहले अगर बीटा 1 लेंथ की फ्रिंजेस थी और n1 फ्रिंजेस बन रही थी तो n1 बीटा 1 लेंथ थी, बाद में बीटा 2 लेंथ की फ्रिंजेस बन रही तो n2 बीटा 2 के बराबर आएंगे, n1 बीटा 1 इक्वल टू n2 बीटा 2, n कितना आ गया 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 241 को 240 लिखने का मन कर रहा है, बता देता हूं क्यों, ताकि 3 से बड़े आराम से डिवाइड हो जाएगा, 80 बन जाएगा, 8 4 32, 320 आंसर आ गया है ना। और अगर आपको मन कर रहा हो कि नहीं भाई मेरे को तो एग्जैक्ट करना तो कर लो, 321 हो गया आंसर, हटाओ। नेक्स्ट कह रहे मिनिमम एंगल क्या होना चाहिए, द स्मॉलेस्ट रिजॉल्व्ड एंगल क्या होना चाहिए 1.22 लैम्डा बाई डी, थीटा मिनिमम क्या होता है 1.22 लैम्डा बाई डी। बेटा थीटा मिनिमम एंगल जो रिजॉल्व हो पाता है, जिसको हम अलग अलग देख पाते हैं, वो होता है 1.22 लैम्डा बाई डी, और रिजॉल्विंग पावर होती है जितना मिनिमम एंगल कम होगा उतनी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा आएगी, है ना। और बेटा यहां से 1.22 लैम्डा बाई डी से आप निकाल लेंगे, क्या आ जा रहा है आंसर 1.34 इंटू 10 की पावर -7 आ जा रहा है, ऑप्शन 3। और बेटा अगर माइक्रोस्कोप के लिए आता है बेटा डी मिनिमम, क्या आता है बेटा 1.22 लैम्डा अपॉन 2n साइन अल्फा, वहां पर मिनिमम डिस्टेंस की बात करते हैं, 2n साइन अल्फा आता है, और बेटा जो रिजॉल्विंग पावर आती है वो होती है इसकी रेसिप्रोकल 1/d मिनिमम आ जाता है 2n साइन अल्फा अपॉन 1.22 लैम्डा। अगला क्वेश्चन बेटा कह रहे हैं 2 पाथ से लेके जा रहे, कल भी ये क्वेश्चन कराया था, बस कल क्या था थोड़ा कॉन्सेप्ट, मतलब वही कॉन्सेप्ट को पूछा है, कल जो क्वेश्चन कराया था उसमें कह रहे थे ए से सी पे लेके जाना है, या तो एक ये पाथ थी या एक ये थी, इसमें कितनी हीट सप्लाइड थी ये गिवन थी, इसमें हीट सप्लाइड पूछी थी, मैंने कहा था हीट सप्लाइड जो होती है वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए और वर्क करने के लिए होती है, इंटरनल एनर्जी दोनों पाथ में सेम बढ़ेगी। अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा रहे हैं, अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी तो दोनों पाथ में बराबर ही बढ़ेगी, लेकिन वर्क एक पाथ में कम है,
तो जितना वर्क कम होगा उतनी हीट सप्लाई कम करनी पड़ेगी। हीट सप्लाइड अलग अलग पाथ में अलग अलग इसलिए हो जाती है, इंटरनल एनर्जी का चेंज तो सारी पाथ में बराबर आता है, लेकिन वर्क डन जो होता है एक पाथ में ज्यादा होता है, दूसरी में कम होता है, तो जितना कम होता है उतना ही। तो बेटा यहां पर भी देखना होगा कि भैया पहले 50 हीट सप्लाई करी थी, 20 वर्क हो गया, तो मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज तो 30 आया होगा। दूसरी बार वाले में 36 हीट सप्लाई करी है, गए उसी स्टेट से हैं, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज तो भी 30 आएगा। तो वर्क कितना किया गया होगा, 6 किया होगा, क्योंकि 36 हीट सप्लाई करी है। 36 अगर हीट सप्लाई करी है, 30 तो इंटरनल एनर्जी ही बढ़ जाएगी, तो वर्क कितना हुआ होगा, 6 किया होगा गैस ने, मतलब 6 जूल। आंसर हो गया ऑप्शन 4। नहीं तो आप कह सकते हैं डेल्टा यू आ गया Q माइनस डब्ल्यू, वो दोनों के लिए सेम कर दीजिए, Q माइनस डब्ल्यू की वैल्यू बराबर कर दीजिए। एक में Q माइनस डब्ल्यू आ रहा है 30, दूसरे में आ जाएगा 36 माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 30, तो W आ जाएगा कितना, 6। नेक्स्ट कह रहे हैं लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड 4 फोल्ड, 4 गुना कर दी, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा है बताइए मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जीरो कहां कहां होगी, बताइए किस किस में जीरो होगी, क्या तीनों में जीरो होगी? चलिए जीरो किस किस में होगी ये बता दो, नॉट जीरो भी पहचान लेंगे। बेटा देखो स्क्वायर फ्रेम के कारण तो जीरो हो जाएगी, लेकिन इसके कारण ये तो टोटल मिला के जीरो बना देगा सेंटर पे, पर इसका ये और ये 2 वायर बच जाएगी, जिसके कारण दोनों के कारण अंदर को आ रही है, तो पहले वाले में नॉन जीरो आएगी, दूसरे वाले में बेटा स्क्वायर के कारण तो जीरो आनी है हर केस में, आपको खाली वायर देखनी। इस वायर के कारण क्या आएगी ऊपर, और इस वाली वायर के कारण क्या आएगी अंदर, टोटल जीरो हो जाएगी। तो जीरो आ रही है 2 में, जीरो आ रही है 2 में, और 3 में क्या आ रही है बेटा, 3 में तो वायर आई उसकी तरफ रही है, और अगर वायर उसकी तरफ आ रही है, अब वायर के कारण तो यहां पे जीरो आएगी, क्योंकि डीएल क्रॉस आर जीरो हो जाए, क्योंकि डीएल भी इधर है आर भी इधर है, तो डीएल क्रॉस आर जीरो आएगा। ये क्वेश्चन को मैं जाया नहीं जाने देना चाहता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। बेटा अगर यहां पर बेटा ये एक वायर है जो सेंटर की तरफ आ रही है, और यहां पे सेंटर से अवे जा रही है, तो डीएल भी इधर है आर भी इधर है। बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड आती है छोटी सी वायर एलिमेंट के कारण, वो आती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब, तो डीएल भी इधर है आर भी इधर है, तो इसके कारण बेटा एक वायर के कारण उसकी लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो जीरो आती है। वायर के कारण वायर की लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो आती है, वायर के कारण वायर की लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ऑन द लाइन ऑफ वायर इज जीरो। ठीक है, अब बेटा मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, यहां पर करंट आ रहा है, यहां से जा रहा है, यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड, बेटा स्क्वायर के कारण तो जीरो बननी थी, खाली वायर्स के कारण चेक करना था। सेकंड वाली में कट जा रहे तो 1 वाली में नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो किस में आ रही है बेटा, खाली 1 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा 2। टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, जी आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल बाय टी स्क्वायर। परसेंटेज एरर इन जी इज 1 टाइम परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस 2 टाइम परसेंटेज एरर इन टाइम। अब क्या दे रखी थी, परसेंटेज एरर्स जो दे रखी हैं आपको टाइम और लेंथ में, वो E1 और E2 है, तो 2E1 प्लस E2 आंसर हो जाएगा, 2E1 प्लस E2 ऑप्शन 4। अब आता है सेक्शन बी। अब देखो मेरे को नहीं मालूम आपको कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट मालूम था, इसमें कौन कौन सा नहीं मालूम था। मेरे को अगर कोई कहेगा मेरे को कौन सा सबसे अच्छे से मालूम है, तो मैं तो कहूंगा अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मेरे को YDSC सबसे अच्छे से मालूम है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, वेव नेचर ऑफ लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक क्या बताता है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो डी का क्या आएगा, कौन सा, फर्स्ट डी का पी आएगा ना, वेव डी का आएगा वेव नेचर ऑफ लाइट, वो कहां है, डी का आर कहां है, थर्ड ऑप्शन। क्या बाकी कुछ देखने की जरूरत रह गई, नहीं। पर बेटा देखो फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट जो होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की बीम लेके आई जाती है
है ना, और हम क्या करते हैं, मरकरी के वेपर्स लेते हैं। क्या करते हैं, मरकरी के वेपर्स लेते हैं। बेटा फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट बताता है कि जो एनर्जी होती है एटम में वो क्वांटाइज्ड होती है। यहां पर ऑप्शन भी मैच कर रहा होगा, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स ऑफ एटम। बेटा फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में पता क्या किया जाता है, मोनो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं, मोनो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स लिए जाते हैं। एक पर्टिकुलर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स लिए जाते हैं और हम क्या करते हैं, मरकरी वेपर्स में उसको इंजेक्ट करते हैं। अब बेटा पता क्या होता है, हम हल्के हल्के एनर्जी बढ़ाते हैं। पहले क्या होता है, हमको सेम एनर्जी के वापस मिल जाते हैं, लेकिन फिर हम पता क्या देखते हैं, एक पर्टिकुलर एनर्जी वाला एब्जॉर्ब हो गया। इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर एनर्जी वाला है, तो वो एनर्जी उतनी होगी जो एनर्जी डिफरेंस होगा। तो वो वहां पर क्या हुआ, हमको खत्म एनर्जी, वो टकरा के तुरंत रुक गया। हमको जो इलेक्ट्रॉन मिले, हमने देखा एनर्जी इलेक्ट्रॉन की तुरंत गायब हो गई, और फिर हमने क्या किया, और एनर्जी बढ़ाई, फिर से एब्जॉर्ब नहीं होते, फिर एक बार फिर से एब्जॉर्ब हो गए। तो जो एनर्जी डिफरेंस था, वही वाले इलेक्ट्रॉन्स जो थे वही एब्जॉर्ब हो पा रहे थे, उन्हीं की एनर्जी जो थी वो बहुत लो हो जाती थी। मतलब वो टकरा के एनर्जी देते थे, एक्साइट कर देते। तो फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, जो एनर्जी होती है वो मतलब जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं एटम्स में। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविसन जर्मर ने 2 एक्सपेरिमेंट किए थे। कितने एक्सपेरिमेंट किए थे, 2। एक क्या किया था, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट किया था, वाईडीएससी कराया था, है ना। और दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था, जैसे एक्सरे से हम क्या करते हैं कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। अगर सॉलिड स्टेट अगर सर ने पढ़ाया हो, या अगर आपने एनसीईआरटी जब पढ़ी होगी, तो उसमें एक फिगर बना हुआ है, एक्सरेज ना हम डालते हैं अलग अलग एंगल पे, और हम ना जहां पे मैक्सिमा हो रहा होता है, अलग अलग एंगल पे एक्सरेज को इंजेक्ट करते हैं हम, किस पे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे। और जो लेटिस की जो साइज होता है ना बेटा, ए वगैरह जो निकालना होता है, वो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को जब हम एक्सरेज को डालते हैं अलग अलग एंगल पे, जिस एंगल पे मैक्सिमम आता है 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा का रिलेशन यूज करके हम d निकाल लेते हैं कि जो सेपरेशन है 2 लेयर्स के बीच में वो कितना है। प्लीज मेरी बात सुन ले, एक एक्सरेज ऊपर वाले सरफेस से आती है, एक नीचे वाले सरफेस से आती है, तो दोनों का मैक्सिमा जब बनता है उससे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि कितना बीच का सेपरेशन है, लेयर्स के बीच की स्पेसिंग किससे पता लगती है, एक्सरे से। और वही काम किसने किया, वही काम किया डेविसन जर्मर ने। उन्होंने भी उतनी ही डी ब्रोगली वेवलेंथ के इलेक्ट्रॉन्स लिए, और जब फेंका तो देखा उसी एंगल पे ही मैक्सिमम मिल रहा है। तो जो निकल क्रिस्टल के साथ किया, जो एक्सरेज के साथ किया ब्रैग साहब ने, डेविसन जर्मर ने वही काम करके दिखाया, किसके साथ, इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और प्रूफ किया कि इलेक्ट्रॉन हैज वेव नेचर। तो डेविसन जर्मर ने क्या प्रूफ किया, इलेक्ट्रॉन हैज वेव नेचर। फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। आंसर कौन सा सही हो गया बेटा, बता दें, थर्ड। अगला एफटी ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देता है, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज, अब यहां पर एरिया कह रहा है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, कर लेंगे हाफ ऑफ 12। बेटा एफटी ग्राफ के नीचे का एरिया होता है चेंज इन मोमेंटम, और ये बेटा बड़े ही आराम से निकालेंगे, हाफ ऑफ 2 इंटू 20, ये आ गया 20, ये आ गया 20 इंटू 6 120, ये आ गया 4, हाफ ऑफ 4, हाफ ऑफ 2 इंटू हाफ ऑफ 4 इंटू 20, ये आ गया शायद 40, 40 20 60 180 आ रहा है। 180 इज इक्वल्स टू, पहले रेस्ट पे था, मास इंटू वेलोसिटी के बराबर कर दीजिए 18 इंटू वी, वी की वैल्यू आ जाएगी 10, वी की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। मेरे को नहीं पता आप लोग कैसे सोचते हैं, 2 तरीके होते हैं सोचने के इस क्वेश्चन को। एक होता है आरसी, जो होता है वो उसका डायमेंशन टाइम होता है, ये अगर आपको याद रह जाए तो बड़ी अच्छी बात है, आरसी का डायमेंशन टाइम होता है, और एल बाय आर का डायमेंशन भी टाइम होता है। पर जो चीज अगर आप ये कहोगे ये तो मेरे को याद था, आपको तो याद नहीं था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे को याद था ना, आपको जो चीज याद है उससे भी हो जाता है। वो क्या है बेटा, क्वालिटी फैक्टर। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं ओमेगा एल भी ओम में होता है, 1 बाय ओमेगा सी भी ओम में होता है, और आर भी ओम में होता है। ओमेगा एल, आर और 1 बाय ओमेगा सी, ये सब ओम में होता है, सबका डायमेंशन रेजिस्टेंस वाला ही होता है। तो बेटा आप एल को क्या लिख सकते थे, यहां पर आर स्क्वायर सी गिवन था, सी को आप लिख सकते हैं 1 बाय ओमेगा आर। ठीक है भाई, लिख दिया 1 बाय ओमेगा आर। एल को क्या लिख सकते हैं, एल को क्या लिख सकते हैं, आर बाय ओमेगा, ओमेगा कट गया, आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर भी कट गया, तो भी डायमेंशनलेस मिल गया। जो आपको मेथड पसंद आए वो कर लें, मेरे को ज्यादा पसंद ये आता है,
क्योंकि इसमें ये याद होना चाहिए और ये इसमें कुछ याद होने की जरूरत नहीं। मैंने जो क्वेश्चन अभी डाल के दिए लास्ट एफएसटीज में, मैं आपको सच कह रहा हूं कि मैंने वही क्वेश्चंस डाले हैं जिनके आने की पॉसिबिलिटी मेरे को काफी हाई लग रही है। हालांकि भगवान करे आ जाए इनमें से यार। जी, अ ट्रांसफॉर्मर हैज 200 टर्न्स। मैंने कहा बहुत टाइम हो चुका था, ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन नहीं आ रहा था पेपर में, इसलिए डाल दिया गया। कह रहे ट्रांसफॉर्मर है जिसमें 200 टर्न्स एंड द प्राइमरी कॉइल एंड कैरीज 10 एम्पियर करंट, इनपुट पावर इज 2.5 किलोवाट। तो बेटा मेरे को ये बता दो फटाफट से, इनपुट वोल्टेज कितनी हो जाएगी? 250 वोल्ट। कितनी हो गई? नहीं आया समझ में? अबे वीआई हो जाएगी इनपुट पावर। और मेरे प्यारे गधेड़ों, वोल्टेज निकालनी है, करंट 10 है, पावर हो गई 2500, किलोवाट में थी तो किलो को हटा के 1000 लगाते हैं, 250 निकाल ली वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज कह रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज कह रहे हैं भैया 1000 है। तो बेटा ये बिल्कुल पक्का है, 4 टाइम्स हो गई। तो नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में क्या होने चाहिए? 4 टाइम्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 4 टाइम्स होने चाहिए। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इक्वल टू बेटा 4 टाइम्स होने चाहिए, दैट इज 800, दैट इज 800। अगर आपने सेक्शन भी बहुत ध्यान से देखा हो, थोड़ा सा ऐसा बनाया गया था कि मैंने कोशिश करी की थी मतलब आप डेफिनेटली ये पेपर ना आप यहां पे बैठ के दे रहे थे तो डरावना थोड़ा सा बनाने की कोशिश करी थी। जैसे इसमें YDSC आखिरी में लिखा था, पहला लिख देता ना तो शायद आपको आसान दिखता। फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट लिखा था, डेविसन जर्मर लिखा था, जो सबसे अच्छे से जानते थे उसको सबसे बाद में लिखा था। पर बेटा ये आना क्वेश्चन पूरा का पूरा चाहिए आपको, है ना? इसीलिए क्वेश्चन डाला गया, क्योंकि डेविसन जर्मर में नाम एक बार भी इंजेक्ट नहीं कर पाया था किसी भी पेपर में, इसलिए। जी, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट अबाउट चार्ज? चार्ज ऑन आइसोलेटेड बॉडी इज कांस्टेंट। ये तो बिल्कुल सही बात। चार्ज ऑन बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, Q इक्वल टू एन। बिल्कुल सही बात है। चार्ज ऑन बॉडी कैन वेरी विद स्पीड, बकवास कर रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ चार्ज बिटवीन टू बॉडीज टेक्स प्लेस थ्रू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से चार्ज का ट्रांसफर होता है। तो गलत क्या है? चार्ज कैन वेरी विद स्पीड, चार्ज स्पीड के साथ वेरी नहीं करता है, मास करता है। जो हमने कहां देखा था बेटा बताओ जरा? साइक्लोट्रॉन में। साइक्लोट्रॉन पे हम इलेक्ट्रॉन को हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बेटा वो बहुत जल्दी से, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, इसलिए स्पीड बहुत ज्यादा जाती है। और ज्यादा स्पीड आने के कारण विशाल ज्यादा स्पीड आने के कारण होता क्या है? m इक्वल टू एम नॉट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। मास जो होता है वो वेरी कर जाता है, फ्रीक्वेंसी फिर एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती, रेजोनेंस नहीं हो पाता है, फिर इलेक्ट्रॉन की स्पीड हम बढ़ा नहीं पाते। साइक्लोट्रॉन से एक लिमिट से ज्यादा स्पीड बढ़ा ही नहीं सकते, और रीजन यही होता है कि भैया एक टाइम के बाद फ्रीक्वेंसी मैच करती ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी मैच करती ही नहीं है, क्योंकि मास वेरी कर जाता है, टाइम पीरियड वेरी कर जाता है। टाइम पीरियड जो होता है एक्चुअली में बेटा अगर एक चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो जो टाइम पीरियड होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड स्पीड। रेडियस और स्पीड पे टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है, रेडियस और स्पीड दोनों पे ही टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड नहीं करता है, और रेडियस और स्पीड दोनों पे टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। जी, अगले में कह रहे हैं एक लेमडा चार्ज डेंसिटी की बेटा एक रॉड है जो क्यूब के सेंटर से पास कर रही है। मैक्सिमम फ्लक्स कब आएगा? मैक्सिमम फ्लक्स तब आता है जब जितना ज्यादा लेंथ अंदर आएगी, जितना ज्यादा चार्ज अंदर आएगा। और मैक्सिमम लेंथ क्यूब के अंदर रॉड की कितनी आ सकती है? a√3। क्या आती है? a√3 बॉडी डायगोनल। तो लेमडा इंटू a√3 बाय एप्सिलॉन नॉट। और कोई कहेगा अगर एक इन्फिनाइट रॉड है जो क्यूब के सेंटर से पास कर रही, मिनिमम फ्लक्स क्या आएगा? जब a लेंथ अंदर आएगी तो लेमडा इंटू a बाय एप्सिलॉन नॉट, लेमडा इंटू a बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लो कि अगर इस पे ही क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, कह देंगे r रेडियस का स्फीयर है, यहां पर एक रॉड है लेमडा,
चार्ज डेंसिटी की। मान लो वो कहें कि नया क्वेश्चन बनाना हल्का क्वेश्चन है, कह देंगे r/2 मीटर पर सेकंड से अंदर आ रही है ना। अब कह देंगे बताओ 1 सेकंड बाद फ्लक्स क्या हो जाएगा, अभी टच करी, 1 सेकंड में r/2 अंदर आ जाएगी, तो लेमडा इंटू r/2, ये चार्ज अंदर आ गया, 1 सेकंड में r/2 अंदर आ जाएगी, 1 लेंथ पे चार्ज लेमडा r/2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स हो जाएगा स्फीयर से। 2 सेकंड बाद 2r/2, 3 सेकंड बाद 3r/2, 4 सेकंड बाद 4r/2, 5 सेकंड बाद 5 सेकंड बाद गलत हो जाएगा क्योंकि दूसरी साइड से निकलने लग जाएगा। अब तो 2r लेंथ अंदर मेंटेन रह जाएगी। अगर कोई कहेगा 4 सेकंड्स के बाद जब 2r लेंथ पूरी अंदर आ गई, अब एक तरफ से अंदर आ दूसरी तरफ से बाहर जा रहा है, अब तो अंदर वही की वही लेंथ मेंटेन हो जाएगी 2r, उसके बाद फ्लक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कोई कहे इसका ग्राफ बना दो, तो बेटा टाइम के साथ साथ पहले तो फ्लक्स बढ़ रहा था और बाद में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जो पहले आया है मेंस में जिसमें यही ग्राफ बना था वो बता देता हूं मैं आपको, जो आपके पेपर में आ सकता है। दे दो बेटा, आगे लाके दे दो। ये शमा को दे दो। प्रिंट सही आ रहे हैं, अटक भी नहीं रहे जी। जी क्वेश्चन क्या है बेटा, जरा जल्दी बताएं। हाँ हाँ जी में बेटा, यहां पर क्या है, वहां पर क्या था, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड थी एक रीजन में ऐसे, और कह रहे थे कि ना एक स्क्वायर लूप है जो कि अंदर आ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से और जा रहा है, फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बनाना था। तो बेटा पहले क्या था, पहले टच करता, जैसे जैसे अंदर आएगा फ्लक्स पहले क्या होगा, बढ़ता जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जब वो पूरा अंदर आ गया तो कांस्टेंट हो जाएगा, फिर जब वो बाहर निकलेगा फिर घटता जाएगा और फिर जीरो हो जाएगा। क्या दो आगे, पहले लगातार जब वो अंदर आ रहा है, 1 सेकंड में v लेंथ अंदर आएगी, t टाइम में vt अंदर आएगी, तो vt लेंथ अंदर आ गई, ये vt एक और ये l, तो l vt एरिया अंदर आ गया, b इंटू ए फ्लक्स हो जाएगा, तो फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू टाइम आ रहा है, जब पूरा अंदर आ गया तो फिर कांस्टेंट हो जाएगा, तो पहले बढ़ेगा फिर कांस्टेंट और फिर घटेगा। बेटा 1 सेकंड में कितनी लेंथ अंदर आ जाएगी, vt लेंथ अंदर आ जाएगी, कितनी लेंथ अंदर आ जाएगी, vt, ये l है, तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, vtl, तो b इंटू ए बेटा ये हो जाएगा फ्लक्स। कह दो आ गया समझ में यार। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड, पहले मीन ऑफ स्क्वायर निकालते हैं फिर अंडर रूट लेते हैं, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस v4 स्क्वायर प्लस v5 स्क्वायर अपॉन 5 का अंडर रूट। कह दो आगे, बेटा मीन स्क्वायर स्पीड कैसे निकालेंगे, पहले स्क्वायर ले लो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अपॉन 5, ये हो गई मीन स्क्वायर स्पीड, ये हो गई रूट मीन स्क्वायर स्पीड। 1 स्क्वायर 1, 4 और 1 5, 9 5 14, 14 और 16 30, 30 25 55 बाय 5 क्या हो जाएगा 11, 11 का अंडर रूट 11 छी। अगला अगले क्वेश्चन में चलिए आए, चलते हैं भाई। जी यहां पर दिखा रखा है 2 मेटल प्लेट्स हैं, ऊपर आधे में K1 वाला डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, नीचे वाले में K2 डाल दिया। बेटा देखो जब ये एक मेटल प्लेट है, अगर यहां का पोटेंशियल x है तो यहां का भी x होगा, पूरा कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल होता है, यहां का y है तो यहां का भी y होगा, पूरा जो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है वही इसमें, दैट इज ये पैरेलल में हो गए, दैट इज ये किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। पहले तो मैं कहता था K1 K2 दोनों को 1 ले लो,
और सेक्शन बी में डाला था एक क्वेश्चन, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा मजा ही ले लो जी। अब क्या होगा बेटा, ये क्या हो गया बेटा, K1 A/2, आधा एरिया में K1 वाला है, K1 KA एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये हो गया भैया कैपेसिटेंस ऊपर वाले का, नीचे वाले का K2 A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये नीचे वाले का। और अगर एक ले लूं KA एप्सिलॉन नॉट बाई डी, वो जगह K इक्विवेलेंट, तो K इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, K1 प्लस K2/2। तो कोई पूछेगा K इक्विवेलेंट कितना आ गया, K1 प्लस K2/2, दैट इज एक का 4 एक का 6, तो 5। तो बेटा जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अच्छा आपको ये K इक्विवेलेंट तो पूछा ही नहीं था, सॉरी, क्वेश्चन में तो यही पूछा था खाली, मतलब वो, आइए देखिए, मैं एक्चुअली मेरे को ना क्वेश्चन याद ही है, कल ही बनाया था ना पेपर। और भाई एसटीपी कर पाए थे वाला क्वेश्चन, वेरी गुड। अगला जी, सेक्शन बी रिलेटिवली अच्छा लगा, पहले सेक्शन ए से थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, सेक्शन ए से सेक्शन बी, या वैसा ही लग रहा है? अच्छा ऐसा ही पेपर होगा फिर तो आपका। जी आइए देखिए, अच्छा ऐसा कोई है जो अभी तक सारे सही कर पाए हो? एक एक कितने लोग हैं, एक से ज्यादा गलत नहीं अभी तक, एक ही गलत हुआ हो? 3, 2 गलत वाले कितने हैं? 3, 4, 5, चलिए आइए देखिए बेटा, यू से पत्थर को फेंका है थीटा एंगल पे, यू से पत्थर को फेंका है थीटा एंगल पे, एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी यू कॉस थीटा, वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा, ओके, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्स डायरेक्शन में लगाइए यू कॉस थीटा टी, और वाई डायरेक्शन में लगाइए यू साइन थीटा टी, जी नीचे को है इसलिए माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, पहचान ली भैया। अब यहां पर पूछा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यू वाई बाई यू एक्स, टेन थीटा क्या होगा, यू वाई बाई यू एक्स, यू वाई क्या होगा, यहां पे टी का पड़ोसी, यू वाई ये वाला टी का पड़ोसी, और यू एक्स ये वाला टी का पड़ोसी, तो 96/36 या 96/2 लेना पड़ेगा, 48/36। वैसे ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं करते हैं बच्चे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देखने को कम मिलते हैं, जो देखने को ज्यादा मिलते हैं ना गलती उसमें होती है। टेन थीटा 4/3 आ गया, माने 53 डिग्री, तो साइन थीटा 4/5, थीटा थीटा क्या जाएगा, साइन इनवर्स 4/5। भैया यू वाई आ गया 48, यू एक्स क्या आ गया 36, और टेन थीटा क्या आता है, यू वाई बाई यू एक्स। भैया ये यू एक्स, ये यू वाई, टेन थीटा क्या आ जाएगा, यू वाई बाई यू एक्स। अगला, टू साउंड वेव्स two sound waves of wavelength 1 meter and 1.01 meter in a gas produces 9 beats in 3 seconds। 9 beats बन रही है 3 सेकंड में, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 3, बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 3, तो बीट फ्रीक्वेंसी 3 है, बीट फ्रीक्वेंसी 3 है, और बीट फ्रीक्वेंसी होती है v बाय लेमडा 1 f1 माइनस f2, तो v बाय लेमडा 1 माइनस v बाय लेमडा 2। भैया f1 माइनस f2 होती है v इक्वल टू f लेमडा, तो f हो जाएगा v बाय लेमडा, नहीं आया,
अबे v इक्वल टू एफ लेमडा होता तो f क्या हो जाएगा v बाय लेमडा, तो f1 माइनस f2 होती है बीट फ्रीक्वेंसी, f1 माइनस f2 क्या होती है भाई, बीट फ्रीक्वेंसी, तो v बाय लेमडा 1 माइनस v बाय लेमडा 2, v बाय लेमडा 1, v क्या हो जाएगा, अच्छा v कॉमन ले लीजिए, 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 1.01, तो 1.01 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0.01 v अपॉन 1.01, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 101 आ जाएगा, 101 इंटू 3 क्या जाएगा 303, क्या जाएगा ऑप्शन 2। अगला, a piece of copper having a rectangular cross section 15 by 20 is pulled with a force of 45,000 Newton, producing only elastic deformation. Young's modulus of copper is इतना, resulting strain F by A, ये stress is Young's modulus into strain, तो आपसे पूछा क्या गया strain, तो F by AY, F क्या है बेटा 45,000, एरिया क्या है बेटा बताइए 15 इंटू 20 10 की पावर माइनस 6, ऊपर क्या आके क्या हो जाएगा 10 की पावर 6, यंग्स मॉडुलस 4.2 इंटू 10 की पावर 10, 42 इंटू 10 की पावर 9, थ्री 15 एक मिनट इधर हो जाइए मैम, 315 15 कट जाएगा, यहां पे आएगा क्या बेटा, यही आंसर आ गया, 1 बाय 20 इंटू 14 आ गया, 20 इंटू 14 280, अब देखो इसको मैं 300 लिख दूंगा, गंदी बात है लेकिन लिख रहा हूं। अब इसके बाद क्या हो जाएगा भैया 10 से मल्टीप्लाई करिए, 10 से डिवाइड करिए, 1000 अलग ले लीजिए, ये हो जाएगा 3.33 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 3.33 इंटू 10 की पावर माइनस 3 का सबसे करीबी मामला कौन सा है 1, बताइए। टी शर्ट सबको मिल गई है, टी शर्ट सबको मिल गई है, तो उनसे कहिए ना बची कितनी उनके पास, आई कितनी थी तब, 176, तो उनसे कहिए कि छोटी वाली दें जल्दी से बच्चों को। कितनों को मिल गई है, हाथ ऊंचा उठाएं जिनको मिल गई है, मैम अभी जाके पता करके बताइए कि कब मिल जाएंगी, इसको फोन कर दीजिए फटाफट जाके। अरे बड़ी मिल जाए तो बड़ी पहन लो एक दिन, तो क्या हो गया, खुले कपड़े पहनने चाहिए वैसे भी। निष्ठा तुम तो बड़ी लेना यार, क्यों पहले से, यार तुम यार बड़ी यार चुड़ैल हो यार, अरे तुम भाड़ में जाओ, तुम वो बाद में पहन लेना यार, हट, चलो आओ देखे यार, ओके ओके ओके, अरे ठीक है कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं ना एहसान फरामोश। आइए देखिए, जी जी आइए देखिए, 2 प्लेट्स ऑफ इक्वल एरिया एंड लेंथ हैविंग थर्मल कंडक्टिविटी इन द रेशियो ऑफ 3:5, बेटा 3:5 में थर्मल कंडक्टिविटी, हॉटर प्लेट है हायर थर्मल कंडक्टिविटी, मान लो इसकी 5 के इसकी 3 के। अब बेटा कह रहे हैं हॉटर प्लेट जो है एक्सटर्नल टेम्परेचर ऑफ एक्सटर्नल सरफेस ऑफ फर्स्ट प्लेट, फर्स्ट प्लेट कौन सी है, क्या, अरे 2060 उससे, अरे नहीं भाई फर्क आएगा आंसर, जंक्शन का टेम्परेचर अलग आ जाएगा। 2 प्लेट्स ऑफ इक्वल एरिया एंड हैविंग थर्मल कंडक्टिविटीज इन द रेशियो ऑफ 3:5,
हॉटर प्लेट हैज हायर थर्मल कंडक्टिविटी। थ्री इज टू फाइव है। हॉटर प्लेट ये वाली है। अरे ये हॉटर प्लेट है ना। अरे यार तुम लोग भी गधे हो यार। और हॉटर प्लेट है हायर थर्मल कंडक्टिविटी कह रखा है, तो इसका 60 आएगा, इसका 20 आएगा। अब यहां का टेम्परेचर पूछा है। भाई देखो मेरी बात सुन लो ध्यान से। वैसे तो कर सकते हैं ओरली, लेकिन ना आप लोग बेटा 1/k L/A, 1/3k L/A ये इसका रेजिस्टेंस, और इसका 1/5k L/A इसका रेजिस्टेंस। अब बेटा देखो मेरी बात सुन लो, ये दो रेजिस्टेंस आ गए। यहां पर टेम्परेचर 60 है, यहां पर टेम्परेचर 20 है, यहां का टेम्परेचर निकालना है बेटा। अब इसको ना आप सोचो, जो इसका रेजिस्टेंस है दोनों को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो रेजिस्टेंस का रेशियो तो वही आएगा ना 3:5। तो इसका रेजिस्टेंस अगर 3R आएगा ना, तो इसका 5R आएगा। तो 60 - 20 40/5R, सॉरी 8R, 3R 5R। जो रेजिस्टेंस का रेशियो है वो क्या रेशियो आएगा बेटा? बेटा मेरी बात सुनो, रेजिस्टेंस का रेशियो बेटा किस में आएगा? L और A तो सेम है, तो R1/R2 क्या आ जाएगा? K2/K1। तो बेटा ये 3:5 में रेजिस्टेंस आ रहे 3R और 5R। क्या ये बात समझ में आ गई है? हाँ ना बोलो। तो 40 - 0/8R इज इक्वल्स टू T - 20/5R। ये क्या आ जाएगा बेटा? 8 5 40, 5 5 25, 25 20 क्या हो जाएगा बेटा? यार कोई रिफिल है? रिफिल है कोई? रिफिल अबे निकाल दे रिफिल। नहीं सीधा हो गया। वो कभी कभी ना वो अंदर एक प्लास्टिक होता है, वो मुड़ जाता है ना, तो इंक पूरी भर नहीं पाते यार। कल से ना ज्यादा बार खत्म हो रही ना इंक। जी अनस मेरे दोस्त, जी किस क्वेश्चन पे आ गए बेटा बता दो? 48 कह रहे एच हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया। कितनी हाइट से ड्रॉप किया? एच हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया। प्लीज बात सुन लीजिए। टप्पा खाने के बाद 20 मीटर तक उछली। कहां तक उछली है? मैं आपको याद दिला देता हूं। अगर आप एच हाइट से ड्रॉप करते हैं, अगर E1 होता है तो इलास्टिक कोलिजन होता है, सेम हाइट तक आता है। अगर E होता है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है बेटा? EU हो जाती है। अगर U से आया, U से जाता तो उसी हाइट तक जाता। अगर EU से जा रहे हैं तो बेटा कितनी हाइट तक जाएगा? E²H तक जाएगा। कहां तक जाएगा बेटा? E²H तक। कहां तक जाएगा भैया? E²H तक जाएगा। अब बेटा पहले H हाइट तक, H हाइट से H हाइट तक जानता अगर E1 होता, पर बेटा सोचो अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है तो बेटा वेलोसिटी EU हो जाएगी। धामी जी, दिव्या धामी पुत्र DDP, तो बेटा वेलोसिटी EU हो जाएगी, तो मैक्सिमम हाइट आती है U²/2G। तो बेटा यहां पर वेलोसिटी E टाइम्स हो गई है, तो मैक्सिमम हाइट E² टाइम्स आएगी। मैक्सिमम हाइट आएगी E² टाइम्स। और बेटा यहां पर E दे रखा है 1/4, तो बेटा ये जो हाइट आई होगी, जो 20 हाइट आ रही है, वो क्या होगी? 1/4 के स्क्वायर इंटू 1/16H आई। E²H, E दे रखा है 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर इंटू H, तो H क्या है? 16 2 32 3 20। ऑप्शन क्वेश्चन 49 बेटा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Q -2Q और Q कह रहे डाइपोल मोमेंट बताइए सिस्टम का। -Q दो तोड़ दीजिए, तो बेटा -Q + Q का एक QL cos 30 जुड़ जाएंगे। QL sin 30 उड़ जाएंगे। QL cos 30 जुड़ जाएंगे। 2QL cos 30,
तो बेटा क्या आ जाएगा QL रूट 3, क्या आ जाएगा बेटा QL रूट 3। अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, लास्ट FST, लास्ट क्वेश्चन। तो गधों, भैया यहां पर कह रहे हैं स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, चलिए कोशिश करते हैं एक क्वेश्चन आपको समझाने की। हाँ विशाल माय डियर फ्रेंड, बेटा mg साइन थीटा तो इधर को आएगा, फ्रिक्शनलेस है तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा g साइन थीटा, और मैग्नेटिक फील्ड किधर को है, बाहर को है, v क्रॉस भी इधर को आएगा। q v कितना है g साइन थीटा t, क्यू वी बी, ये हो जाएगा फोर्स। एक सेकंड में वेलोसिटी जी साइन थीटा से बढ़ेगी, टी टाइम में ए टी से बढ़ जाएगी वेलोसिटी। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में ए से बढ़ेगी, टी टाइम में ए टी से बढ़ेगी। अरे कह दो आगे यार, बस क्यू वी बी जब एम जी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा तो उड़ जाएगा। कह रहे कब वो किस टाइम पे पार्टिकल इंक्लाइन प्लेन को लीव कर देगा, बेटा जब वेलोसिटी बढ़ बढ़ के इतनी हो जाएगी क्यू वी बी एम जी कॉस थीटा के बराबर हो जाए। जब क्यू वी बी एम जी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा तो वो उड़ने की कंडीशन में आ चुका है, वो यहां पर इसको इंक्लाइंड को छोड़ने की कंडीशन में आ चुका है। क्या तो आ गया समझ में यार? यहां से बेटा बड़े ही आराम से टाइम निकाल सकते हैं, जी को काट देंगे, कॉस बाय साइन बन जाएगा कॉट, एम कॉट थीटा बाय क्यूबी, एम कॉट थीटा बाय क्यूबी, ऑप्शन 3। तो खत्म होता है हमारा ये पेपर।